अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रवीन जान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू। और आज अपने प्रोग्राम में कुछ सियासी गुफ्तगू करेंगे, तबसरा हासिल करने की कोशिश करेंगे। एक रिनाउंड जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान से, और एक प्राइवेट चैनल से काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत की काफ़ी हद तक शिकार रहे, लेकिन अपनी बेबाकी, बहादुरी और शुजात की वजह से आज वो हमें अपना शो भी करते हुए नजर आते हैं, उनके तबसरे भी हम सुनते हैं। और इस तरीके से, जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, यकी बात दीगरे, वो भी एक सवाल अपनी तरफ छोड़ रहा है कि क्या हमारा पाकिस्तान, जो एक लिहाज से एक आज़ाद मुल्क करार दिया जाता है, बनाना रिपब्लिक की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। हम जैसे ओवरसीज जो बाहर बैठे हुए हैं, और इस वक्त जो सियासी गहमा गहमी इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, उसकी वजह से हम यहाँ बैठे ओवरसीज काफ़ी परेशान हैं। हम एक के बाद दीगरे अगर देखा जाए तो इन एनालिस्ट को, इन जर्नलिस्ट को, जो इस वक्त बड़ी बहादुरी का, बेबाकी का मुजाहरा करते हुए हमें नजर तो आ रहे हैं, लेकिन बैक स्क्रीन, ऑफ कैमरा वो किस कदर मुश्किलात का शिकार है, उस हवाले से भी हम आपको आज बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरीके से सहाफ़ियों को थ्रेट्स दी जा रही हैं, उनकी जानो माल जो है वो हिफाजत उसकी करने वाला कोई भी नहीं है। हर रोज हम कोई ना कोई एक वीलॉग देखते हैं, एक यूट्यूब चैनल किसी सहाफ़ी का भी उठा लें, आपको उसके अल्फाजों में वो चमक, वो दमक, वो बहादुरी तो नजर आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त खतरे में है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में जमील फारूकी। अस्सलाम वालेकुम जमील। वालेकुम अस्सलाम नवीन, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे प्रोग्राम में आए। काफी अरसे से हम आपको देख रहे हैं, जो ट्रांसमिशंस इस वक्त लगातार लॉन्ग मार्च के हवाले से हो रही हैं। लॉन्ग मार्च शुरू तो हो गया है, और अभी भी जो रुकावटें उसके रास्ते में डालने की कोशिशें की जा रही हैं वो अपनी जगह, लेकिन हम यहाँ बैठे हुए हर रोज सुबह टीवी खोल के यही देखते हैं कि आज लॉन्ग मार्च कहाँ पहुंचा, आज इमरान खान ने अपनी तकरीर में क्या कहा। लॉन्ग मार्च का जो ये ऊंट है, जो भी किस करवट बैठता हुआ नजर आ रहा है, या आपको लगता है कि ये आगे आने वाले दिनों में कहीं जाके लेट जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त हर पाकिस्तानी पूछता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया नवीन। देखें, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो रिजीम है वो तकरीबन 13 जमाती इत्तेहाद है, बल्कि आप 14 जमाती कहिए। और 14 जमाती इत्तेहाद के साथ साथ वो 114 कुव्वतें और भी हैं जो गैर मरई हैं, नजर नहीं आती, और जिनको आप अगर अंग्रेजी में कहें तो हिडन फोर्सेस, वो अपनी जगह पर है। तो ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं और वन वर्सेस ऑल या ऑल वर्सेस वन का एक कंपटीशन ड्रॉ हो जाता है, तो पब्लिक यकीनन एक तरफ खड़ी हुई दिखाई देती है। और फिर ऐसे मुल्क के अंदर जहां सहाफियों को खतरात हों, ऐसे मुल्क के अंदर जहां पर सहाफती इदारों को खुलकर सहाफत करने की इजाजत ना दी जाती हो, रादर इससे बेहतर ये होगा हम ये कहें कि उनको मैनेज किया जाता हो हुकूमती सतह के ऊपर। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के टोटल 50 न्यूज चैनल्स अगर हैं, तो उनमें से सिर्फ एक चैनल है जो इतने बड़े जमे गफीर को, पब्लिक की इतनी बड़ी तादाद को, जो कि तिल धरने की जगह नहीं होती, इतने हालात जरा मुख्तलिफ है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, तो उनको कवर करता हुआ दिखाई नहीं देता। तो खान साहब को कम से कम ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पब्लिक निकाली, पब्लिक को एंगेज किया, मोमेंटम डेवलप किया, और स्ट्रेटेजी ये रखी कि रोजाना की बुनियाद पर वहां पर एक जलसा नुमा मार्च निकालना है, और फिर अगले पड़ाव पे जाकर दोबारा से उसको री एंगेज करना है। उन्होंने आज जो वक्त दिया है वो तकरीबन 8 दिन का है। 8 से 10 दिन के अंदर वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लेकिन पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उस पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर एक चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते, वो ये कि लॉन्ग मार्च का इनिशिएशन हो या उसकी हैमरिंग हो या लॉन्ग मार्च का कॉल ऑफ किया जाना हो, ये किसी कंसेंट के बगैर मुमकिन नहीं होता पाकिस्तान जैसे मुल्क में। कहीं ना कहीं इसकी डेवलपमेंट्स होती हैं, बैकडोर डिस्कशंस होती हैं, उसके बाद फाइनलाइज होती हैं चीजें। तो खान साहब जितने पुरअमन, पुरएतमाद और मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि चीजें उनके हक में जा रही हैं। जबकि दूसरी जानिब जो हुकूमत है, 14 जमाती इत्तेहाद है, मुत्तहदा हुकूमत है, उनका तमाम पॉलिटिकल करियर जमीन बोस हो चुका है। यानी खान साहब ने लाहौर के अंदर से अपने लॉन्ग मार्च की इब्तिदा की। लाहौर, तख्त लाहौर शरीफों का गढ़ समझा जाता है, वहां पर उन्होंने शरीफों की खानदानी सियासत को दफन करके रख दिया। और अगर ये हम कहें कि वहां पर अब नून लीग की सियासत सिफर होकर रह गई है, तो ये गलत नहीं होगा। तो आज वो गुजरांवाला पहुंचे हैं
आने वाले चंद दिन में वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वो दो चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर नहीं आते नवीन। पहली चीज, वो इलेक्शन चाहते हैं और फ्री एंड फेयर अर्ली इलेक्शंस चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी, पाकिस्तान के अंदर इदारों को जिस तरह से, खासतौर पर सहाफती इदारों को जिस तरह से मैनेज किया जाता है, सहाफियों की जबाबंदी की जाती है, जर्नलिस्ट को ज़ोकोब किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, और इसके अलावा उनको थ्रेट करके एक ऐसे पॉइंट पर ले जाया जाता है कि मजबूर हो जाएं कि वो सच ना लिख सकें, उसके खिलाफ खान साहब खुलकर बोल रहे हैं। हाल ही में अरशद शरीफ भाई की जो शहादत है, वो एक बहुत बड़ा सानिया पाकिस्तान के लिए। उसके बाद फिर डिफरेंट तरीकों से कवर अप्स किया जाना, फिर कीनिया की पुलिस का बयान बदल लेना, फिर पाकिस्तान की हुकूमत का उसके ऊपर डिफरेंट बयान दे देना, ये इस बात का गम्माज है कि पाकिस्तान के सहाफी इस वक्त बिल्कुल सेफ नहीं है। और फिर कुछ सहाफियों का पाकिस्तान से चले जाना, जैसे मोहित पीरजादा साहब चले गए, इरशाद भट्टी साहब का सुनने में आ रहा है कि वो चले गए, साबिर शाकिर ऑलरेडी जा चुके हैं, अरशद शरीफ साहब दरबदर थे, और आप अंदाजा कीजिए कि दियारे गैर में उनके ऊपर फायर खोला गया, चाहे किसी ने भी खोला हो, लेकिन एक जान चली गई। तो ये बहुत अफसोसनाक है। आने वाले चंद दिन के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो खान साहब के हक में जाती हुई दिखाई देती हैं, और ये लॉन्ग मार्च बराए नाम लॉन्ग मार्च जरूर लग रहा है, लेकिन जब ये इस्लामाबाद पहुंचेगा तो एक बड़े पब्लिक के एक बड़ी गैदरिंग में तब्दील हो जाएगा, और उसके बाद अगर ये कॉल ऑफ होता है तो मेरे ख्याल में उस वक्त तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी नवीन। ये जो आपने बात कही कि बज़ाहिर तो लॉन्ग मार्च एक लॉन्ग मार्च ही लग रहा है, और हम नहीं चाहते, और कोई भी इस वक्त पाकिस्तानी इस वक्त जहां पे भी इस वक्त दुनिया में मौजूद है जो कि प्रो इमरान खान, प्रो पीटीआई है, प्रो लॉन्ग मार्च है, वो सभी ये कह रहे हैं कि अब इसका जो इंजाम है वो बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। लेकिन जो सहाफियों की आपने बात की है इस वक्त, तो क्या इस वक्त सभी को सभी से खतरा है, और जो वहां पे इस वक्त मौजूद हैं वो भी हर वक्त जो है हम उनकी भी जिंदगी और उनकी भी हिम्मत को दाद देते हैं जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये रिजीम चेंज के बाद जमील पहली दफा शायद पाकिस्तान की तारीख में देखा जाएगा, लिखा जाएगा कि इस कदर सहाफियों की जानों को खतरा है, और जिस तरीके से फोन कॉल्स जो हैं वो भी लीक हो रही हैं कि जो थ्रेट्स उनको दी जा रही हैं, और जिस तरीके से उनके काम को रोका जा रहा है, उनके घरों के बाहर जिस तरीके से पहरादारी की जा रही है। देखें नवीन, ये 2022 है, 21वीं सदी का दूसरा अशरा इसके अंदर हम मौजूद हैं। ये 1960s, 70s, 80s या 90s नहीं है। यानी जो लोग समझते हैं कि पुराने यानी ओल्ड वेयर हाउस से वो नए लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे, तो उनको अपने वेयर हाउस में मौजूद सॉफ्टवेयर को पहले ठीक कर लेना चाहिए ताकि वो कंपैटिबल हो 21वीं सदी के जनरेशन के साथ। ये वो दौर नहीं है कि अगर आप जमाबंदी कर देंगे तो टीवी चैनल पर ना दिखाने वाली चीज सोशल मीडिया पर नहीं आएगी, और अगर आप सोशल मीडिया पर भी कदगन लगा देंगे तो ये वो दौर नहीं है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो रोक दिया जाएगा। अब जनरेशन प्रो है, ये जी जनरेशन है, ये अंडरस्टैंड करती है चीजों को, उन तक कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। यकीन करें, बात जगहों पर जहां हमें समझ नहीं आ रही होती, तो ये सोशल मीडिया पर जो एक्टिविस्ट नहीं है, नॉर्मल लोग हैं, वो हमें करेक्ट कर रहे होते हैं, वो इतने बाशऊर हो चुके हैं। तो आप सोचिए कि जो लोग समझ रहे हैं कि सहाफियों को या जनरल पब्लिक को या हुकूमत के हरकारे समझते हैं कि आम लोगों को वो किसी तौर भी उनको उनकी जबाबंदी कर देंगे और हो सकता है कि वो ना बोल पाए, तो ये इनकी खाम ख्याली है। 21 अगस्त को मैं एब्डक्ट हुआ, एक दिन के लिए इस्लामाबाद से कराची गया था, एब्डक्ट हुआ, आपके सामने बाहर बैठा हूं। जो मेरे साथ हुआ वो रिपोर्ट हो चुका है, बहुत ज्यादा टेलीविजन चैनल्स ने दिखाया, तमाम टीवी चैनल्स ने ये तक भी दिखा दिया कि मेरा जो है जो केस था वो कितना फेक था FIA की जानिब से और पुलिस की जानिब से। तो उस सारी सूरत हाल को हमने भुगता है, सिर्फ मैं नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीजें देख रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर कुछ नेगेटिव होता है इस मुल्क के अंदर, तो उसका भी खमियाजा आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। और नेगेटिव मुल्क के अंदर नहीं होता, मुल्क से बाहर किसी को फड़का दिया जाता है, चाहे वो कोई भी कुव्वत हो, वो कोई भी कुव्वत हो सकती है, वो रॉ हो सकती है, वो कोई भी कुव्वत हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली वो था तो हमारा एसेट ना, इस मुल्क का एक बाशिंदा था, इस मुल्क का एक सिटीजन था, साथ साथ इस मुल्क का एक मेन स्ट्रीम प्राइम टाइम एंकर पर जर्नलिस्ट था, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। तो उसके रिपरकशंस तो होंगे, और रिपरकशंस देखिए कि खान साहब ने जैसे ही लॉन्ग मार्च कॉल किया, साथ में आप पब्लिक के नारे चेक कर लें, वो अरशद शरीफ तेरे खून से इनकलाब आएगा, ये इस नारे से तो कम पर बात नहीं हो रही है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है,
इसको अब अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और अगर वो वाली कुव्वतें जो कि हुकूमत के अंदर बैठी हैं, जो समझती हैं कि हम गुलूक्रेसी के जरिए किसी को दबाकर आवाज दबा लेंगे, तो मेरे ख्याल में वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। नवीन जी जमील, बिल्कुल बजा फरमाया। और जैसे हम सब जानते हैं और कब से हम देख भी रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में हुसूल इक़्तिदार के लिए तो पाकिस्तान में एक वतीरा बना हुआ है ना कि जो कहते हैं कि डंडे की जगह जो है वो जिस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, सफाई की जगह सफाया किया जाता है, बैलेट की जगह बुलेट का इस्तेमाल होता है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत का इस वक्त आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? जो इस वक्त खबरें ये भी आ रही हैं कुछ पाकिस्तान से, आपको हमसे ज्यादा पता होगा कि शहबाज शरीफ साहब क्या कुछ सोच रहे हैं इस्तीफा देने का या नहीं, या जरदारी साहब उनसे कोई मुज़ाकरात करने की बात कर रहे हैं? कुछ क्या चल रहा है सियासी हलकों में इस वक्त? देखें, इम्पोर्टेड हुकूमत का फ्यूचर तो बहुत दूर की बात है। उनका जो हाल है वो बड़ा बेहाल है। आप अंदाजा करें कि उनकी सियासत दफन होकर रह गई है। वन वर्सेस ऑल एंड ऑल वर्सेस वन की इस इक्वेशन में वो कहीं नजर नहीं आते। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जेयूआई हो। एक तो ये जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स है उसके खात्मे का सीजन है, और उसके साथ साथ इन्होंने वो कुछ कर दिया है, नैब कवानीन में तब्दीली करके एक ऑर्डिनेंस के ऊपर, जिसके ऊपर समरी के ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं थे, उसको एनफोर्स करा के तकरीबन 150 से शायद बड़ी शख्सियात को इन्होंने फायदे दिलवाए। और उन 150 से शायद बड़ी शख्सियात में साबिक वज़ीर आज़म भी शामिल हैं, उनके केसेस वापस हो गए। तो इस सूरत में ये पब्लिक रिलीफ के लिए तो आते हुए दिखाई नहीं देते थे। तो ऐसा लगता है कि इनको अपना जाती मफाद, जाती रिलीफ अजीज था, जिसकी वजह से ये पॉलिटिक्स के अंदर थे। और इनकी इमरान खान से लड़ाई इस वजह से थी क्योंकि इमरान खान इनकी खुशहाली के रास्ते का वाहिद कांटा था, और वो खुशहाली के रास्ते का वाहिद कांटा हटाते हुए हर मुमकिन सर का जोर और तोड़ लगा देंगे। अगर ये नहीं कर पाते तो आप सोचिए कि इनके पास बचता क्या है। अब दो चीजें हैं, एक तो लोग समझते हैं कि पता नहीं ये इंतखाबात कराते हैं नहीं कराते, दूसरा शहबाज शरीफ इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। नवीन, मैं क्लियर कट कह रहा हूं, ना तो शहबाज शरीफ इस्तीफा देंगे, ना ये इलेक्शन कराएंगे। ये इलेक्शन कराते हैं तो इनकी मौत है, क्योंकि बाहर इतना बड़ा क्राउड जो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है, जो अब आप देखें ना 35 ज़िमनी इंतखाबात में से 29 इमरान खान जीत चुका है। और यही तो आता है कि देखिए ना, इलेक्शन की डेट तो हमें भी नहीं लग रहा कि ये हुकूमत देती भी नजर आएगी। तो फिर लॉन्ग मार्च का फ्यूचर क्या है? 126 दिन तो खान साहब पहले भी बैठे थे ना धरना करके, उन्होंने पहले भी लोगों को जमा कर लिया था। तो अब क्या हासिल होगा या ला हासिल रहेगा ये लॉन्ग मार्च? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त सवाल खड़ा हो गया है खान साहब के लिए। फंसता हुआ है खेल, जो गेम है इस वक्त वो फंस रहा है दोनों तरफ। नहीं, कोई गेम नहीं फंस रहा। देखें, जो 126 रोज का धरना था उसका लार्जर इंपैक्ट था। उस वक्त खान साहब गवर्नमेंट में नहीं आए थे, उनकी सिर्फ केपीके में गवर्नमेंट थी। अभी ये जो लॉन्ग मार्च है ना, इस लॉन्ग मार्च की जो टेबल टॉक्स है वो किसी तौर भी हुकूमत से नहीं। मैं तो कह रहा हूं, मेरी चीज को आपने भी पूरा सुना नहीं था, कि हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि इलेक्शन हो। शहबाज शरीफ साहब कभी नहीं चाहेंगे कि वो रिजाइन करें। आगे जाते हैं तो कुआं है, पीछे जाते हैं तो खाई है। तो फिर क्या होगा? फिर क्या खान साहब ये लॉन्ग मार्च ऐसे ही यहाँ इस्लामाबाद में एंड करके चले जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। ये लॉन्ग मार्च शुरू ही इस वजह से हुआ कि क्योंकि खान साहब बैकडोर डिप्लोमेसी के ऊपर यकीन रखते हैं, और उनकी उनसे बात हुई है जिनसे होनी चाहिए। कल उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ, तुम बूट पॉलिसी हो, मैं तुमसे बात क्यों करूंगा, मेरी जिनसे बात हुई है मैंने उनको सिर्फ ये कहा है कि फौरी इंतखाबात कराओ। ये खान साहब के कोट अनकोट जुमले हैं। तो इसका मतलब है कि इस चीज के ऊपर अंडरस्टैंडिंग कहीं हुई है कि इंतखाबात का अनाउंसमेंट हो जाएगा अर्ली इलेक्शंस का। अब अर्ली इलेक्शंस मार्च में हो, फरवरी में हो या अप्रैल में हो, बहरहाल कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग हुई है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर हुकूमत नहीं भी मानती है तो हुकूमत को मानता कौन है? अभी हाल ही में अहमद जवाद साहब ने इस्तीफा दिया, फोकल पर्सन थे डिजिटल मीडिया पे शहबाज शरीफ साहब के। उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि मैं कत्ले नाहक के ऊपर किसी तौर पर्दा नहीं डलवाना चाहता, क्योंकि हुकूमत यही चाह रही है। अरशद शरीफ साहब के कत्ल से मुतालिक उन्होंने कहा कि इस मुल्क का वजीर आजम कमजोर तरीन वजीर आजम है। जब वजीर आजम इतना कमजोर है तो फिर कहते हैं कि कैसे फैसले कर रहा है, तो फैसले तो कहीं और से हो रहे हैं। तो फिर खान साहब ने बिल्कुल वहां बात की होगी ना जहां बात करनी चाहिए। तो मैटर नहीं करता पीडीएम का कि वो राजी हैं इस चीज के ऊपर कि इंतखाबात हो या ना हो, वो राजी हैं इस चीज के ऊपर कि शहबाज शरीफ रिजाइन करें या ना करें। ये पीडीएम का इत्तेहाद इमरान खान साहब ने जो पिछले 6 महीने में पॉलिटिक्स की है, ये अपनी मौत आप मर गया उसकी वजह से।
अल्लाह के जो आप कह रहे हैं ऐसा ही हो, लेकिन जो 25 अप्रैल को हुआ था, जिस तरीके से लॉन्ग मार्च निकला के लिए सारी दुनिया निकली, और जिस तरीके से फिर ब्लड शेड हुआ, फिर लोग भी जख्मी हुए, जो खवातीन का हशर हुआ और नशर हुआ वो भी हमने सबने देखा, और फिर जिस तरीके से कॉल ऑफ कर दी गई और इमरान खान साहब चले गए और 6 महीने बाद फिर दोबारा, तो हम ये नहीं चाहते कि इस तरीके की कोई भी सूरत हाल एक बार फिर पैदा हो और इमरान खान साहब को कॉल ऑफ करना पड़े। नंबर 1 तो बात ये। दूसरी चीज ये कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो ये तो जाहिर सी बात है इम्पोर्टेड हुकूमत की, जैसे आपने बिल्कुल कहा कि मौत ही है। ये बताइए एक सवाल, यहाँ पे ये जो तकरीरों में इमरान खान साहब जो बाइडेन की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं, क्या वो ये नहीं जानते या क्या उनको नहीं मालूम कि हुकूमतें किसके आशीर्वाद से बनती हैं और बिगड़ती हैं? उसके बावजूद अगर अमेरिका के साथ इन हालात में इतने फ्रजाइल इस वक्त जो पॉलिटिकल हालात हैं उसमें अमेरिका को बार बार उसका तस्करा करना, उनको जलीलो ख्वार करना, क्या ये इस किस्म का कहना बनता है खान साहब का? देखें, सबसे पहली बात, वो जो आप अभी बात कर रही थी 25 मई को जो ये लेके आए थे मार्च, उसके सिनेरियो कुछ और था। खान साहब उसमें फ्रस्ट्रेटेड थे, वो चाह रहे थे कि फौरन कुछ ना कुछ हो जाए, और फिर बैकडोर डिस्कशंस हुई, उनको शायद कहीं पर कोई अंडरस्टैंडिंग हुई और वो उनको वापस जाना पड़ा। पब्लिक बड़ी अनॉयड थी, लेकिन अब इस वक्त जिस स्ट्रेटेजी के साथ वो आ रहे हैं, वो डेली धरना कॉल ऑफ करते हैं और फिर अगले दिन दोबारा सुबह इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो हर 20-25 किलोमीटर बाद अगले 15-20 दिन भी लग सकते हैं उनके इस्लामाबाद पहुंचने में। तो बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, ताकि जिसने घरों को जाना है वापस चला जाए, वापस आना है वापस आ जाए, और इस दौरान जहां डिस्कशन हो रही हैं वो भी नतीजा खेज हो जाएंगी। रही बात खान साहब की अमेरिका को आंखें दिखाने की, तो खान साहब का अमेरिका को आंखें दिखाने का कतई मतलब यह नहीं है कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हो। हमारी तकरीबन 13% पॉपुलेशन जो है वो अमेरिका, कनाडा और उसकी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर मौजूद है, वहां रहती है। वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं, पाकिस्तान उससे चलता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान कभी ये चाहेंगे कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बुरे हों। हाँ, जो बोन ऑफ कंटेंशन बनी थी वो था रशियन एफिलिएशन और पाकिस्तान का रशिया के अंदर जाना, वहां से ऑयल रिफाइनरीज का पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जाना, और फिर ऑयल बाद में क्रूड ऑयल से नॉर्मल ऑयल में कन्वर्ट करने के लिए मशीनरी भी पाकिस्तान में लाना। इसके ऊपर उनका झगड़ा था, और झगड़ा हमारे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स के साथ, हालांकि उन्हीं की कंसेंट के साथ वो गए थे रशिया, मॉस्को, और उसमें हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट भी गए थे। अब इंडिया को देख लें, इंडिया के अमेरिका के साथ बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, लेकिन वो अभी भी ऑयल रशिया से लेता है। तो पाकिस्तान में फिर ये क्या प्रॉब्लम था कि अगर इमरान खान वो करना चाह रहे थे, एंड ही वाज एक्चुअली द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, तो उनको क्यों नहीं अलाउ किया गया कि आप ये करें, अगर फैसले कहीं और से होने। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को, अगर वो किसी एक पॉइंट पे आकर के हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, लेकिन हम आपसे दोस्ती वाला ताल्लुक भी चाहते हैं, उसमें कबाहत तो कोई नहीं है। इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और ब्लॉक गेम में अगर आप जाएं या ना जाएं, हमेशा नेशंस का जो इंटरेस्ट है ना वो सुप्रीम समझा जाता है, और अगर नेशन का इंटरेस्ट उस मुल्क के वजीर आजम की नजर में यही है कि रशिया से हमें ऑयल लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल में चले जाना चाहिए था। उस वक्त 145 का था पेट्रोल, अभी 235 प्लस है पर लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में, जस्ट बिकॉज हमने अमेरिका के साथ वो वाले रवाबित रखे और हमने रशिया को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। ये बड़ा प्रॉब्लम है। आपको याद होगा, इंडिया की एक एम्बेसडर अमेरिका के अंदर थी, तो उनके कपड़े उतारकर उनकी तलाशी ली गई, खातून थी, तो उसके ऊपर जो इंडिया का रिएक्शन था, अगले 1 साल तक उन्होंने ट्रेड नहीं की अमेरिका के साथ। अगले 1 साल तक उन्होंने किसी अमेरिकन डेलीगेशन को इंडिया के अंदर वेलकम नहीं किया। तो कौमों की जो हमीयतें या गैरतें होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। गुर्बत कभी भी खैरात से खत्म नहीं की जाती। नेल्सन मंडेला कहते थे, गुर्बत कभी भी खैरात से खत्म नहीं की जाती, वो कौमों की गैरत और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने और इंसाफ से खत्म की जाती है। तो इसको समझने की जरूरत है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काश ये समझ हमारी इंपोर्टेड गवर्नमेंट को भी आ जाए। उन्होंने तो सारी मुल्क को ही खैरात की तरफ लगाया हुआ है। ये भी आपसे आखिर में जानना चाहूंगी, जो ISPR की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बारहा इस बात को बताया जाता है कि जी जाहिर बजाहिर बिलवास्ता या बिलावास्ता हम लोग जो है वो सियासत में, मतलब ISPR या आर्मी जो है उसकी कोई इंटरवेंशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें काफी हद तक चीजें खुल के हमारे सामने आ रही हैं। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आप आने वाले दिनों में कुछ देख रहे हैं, या ये सिर्फ एक बजाहिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बस? जी देखें, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा DG ISPR के साथ आकर बैठे।
और उससे एक दिन पहले फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसे पीटीवी ने बरह रास्त नश्र किया था, 9 बजे का बुलेटिन ड्रॉप करके नश्र किया था। हाँ जी, और पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख में पहली दफा 9 बजे का बुलेटिन ड्रॉप हुआ है, तो वो दैट वाज अ मिस फायर, पहली बात। फिर अगले दिन जिस वक्त अरशद शरीफ साहब का जज्दे खाकी फैसल मस्जिद ले जाया जा रहा था, उस वक्त ये हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली जिसमें सवालन जवाबन कुछ सहाफी भी मौजूद थे जो फर्दन सवाल कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में पहली तो उसकी टाइमिंग के ऊपर कमेंट करना चाहिए, टाइमिंग वाज नॉट दैट करेक्ट। आई मीन दे कुड हैव अरेंज दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर दैट फ्यूनरल प्रोसेशन, और वो अगर होता तो ज्यादा बेहतर होता। चलें, आपने कर लिया, लेकिन यहां पर फिर सवाल ये पैदा होता है कि तारीख में पहली मरतबा अगर हमारे डीजीआई एसपीआर के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं मेले में खड़े होकर किसी के ऊपर फिंगर पॉइंट करता हूं। जैसे मैं कहूं, यार नवीन आपने मेरे साथ ये किया, ठीक है, तो नवीन को भी राइट होना चाहिए कि वो मेले में खड़े होकर जवाब दें। मैंने अगर फिंगर पॉइंट किए ना, तो नवीन को भी राइट होना चाहिए कि वो मेरे ऊपर फिंगर पॉइंट उसी अंदाज से करें। तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में तमाम टीवी चैनल पर खान साहब को बैन कर दिया गया। एक आध चैनल दिखा रहा था, उसको भी बोल की बात कर रहा हूं, उसको भी कई जगहों पर बंद कर दिया गया। तो ये वन साइडेड आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए जब आपने प्रेशर कर लिया। मेरा कहना ये है इस सारी सिचुएशन के ऊपर। चलिए, थैंक यू सो मच जमील, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आने वाले दिनों में भी आपसे हम राब्ते में रहेंगे और इसी तरीके से आपसे एनालिसिस लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन।